आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट मेन्यू के 3 ऑप्शन देखेंगे। ये ऑप्शन रास्टराइज, क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक और मेक पिक्सल परफेक्ट हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जिस ऑप्शन को सबसे पहले हम देखने वाले हैं वो रास्टराइज है। रास्टराइज ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने वेक्टर आर्टवर्क को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे रास्टर इमेज बना सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हम वेक्टर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, एक वेक्टर आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हैं और वेक्टर आर्टवर्क का प्रिंट में रिजल्ट रास्टर से ज्यादा अच्छा आता है, तो फिर हम उसे रास्टर में कन्वर्ट क्यों करेंगे? तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बहुत सी जगहों पे हमें जरूरत पड़ सकती है कि हम उस आर्टवर्क को रास्टर बना लें। अगर इलस्ट्रेटर के कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो जस्ट रास्टर इमेज पे वर्क करते हैं, तो उसके लिए भी हमें वेक्टर आर्टवर्क को रास्टराइज करना होता है। उस तरह से वो रास्टर इमेज बन जाता है और हम उस ऑप्शन को उस पे अप्लाई कर सकते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक है। मोज़ेक आर्टवर्क बनाने के लिए हमें रास्टर इमेज की ही जरूरत होती है। हम बिटमैप इमेज को ही मोज़ेक आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर आर्ट को नहीं। उसके अलावा अगर हमने कोई वेक्टर आर्टवर्क क्रिएट किया है और वो बहुत हैवी आर्टवर्क है और हमने उसे डिजिटल मीडिया पे रन करना है, किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो उस सूरत में हम उसे बिटमैप में कन्वर्ट कर लेते हैं और फाइल लाइट वेट हो जाती है और हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ ताकि हमें काम करने के लिए जगह मिल जाए। तो ये जो यहाँ पे शार्क आपको नजर आ रही है, ये वेक्टर आर्टवर्क है। तो मैं इसकी यहाँ पर एक कॉपी ऑल्ट के साथ ले लेती हूँ और एक कॉपी ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे ले लूंगी और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर रास्टराइज ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। तो यहाँ मैं कलर मोड सिलेक्ट कर सकती हूँ। जब मैं अपने आर्टवर्क को रास्टराइज करूंगी, उसे इमेज में कन्वर्ट करूंगी, तो मैं RGB कलर मोड ही लूंगी। और यहाँ हमारे पास CMY का ऑप्शन भी नहीं है। आप RGB, ग्रे स्केल और बिटमैप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से RGB सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद आप यहाँ से रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीन के लिए इसको यूज करना है तो आप रेजोल्यूशन 72 भी रख लें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपने प्रिंट लेना है तो आप इसकी रेजोल्यूशन 300 ही रखेंगे। अगर आप मीडियम रखते हैं तो 150 है। उसके अलावा यूज डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट रेजोल्यूशन है कि जो डॉक्यूमेंट के लिए आपने रेजोल्यूशन रखी है वो उसको यूज कर ले। तो वो जब हम डॉक्यूमेंट लेते हैं स्टार्ट में, तो वहां पे उसकी रेजोल्यूशन अगर सेट करें तो वो उसको यूज करेगा। तो मैं यहाँ पे 300 ही रहने देती हूँ। उसके बाद इसका बैकग्राउंड है, अगर आप इसको व्हाइट रखेंगे तो इसका बैकग्राउंड व्हाइट आएगा, और अगर आप ट्रांसपेरेंट रखते हैं तो इसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं आएगा। मैं व्हाइट रख के भी आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद एंटी एलियास है। आर्ट ऑप्टिमाइज सुपर सैम्पलिंग ही यहाँ से सिलेक्ट करें। नन अगर सिलेक्ट करते हैं तो एंटी एलियास ऑन नहीं होंगे। और टाइप ऑप्टिमाइज भी आप रख सकते हैं, लेकिन आर्ट ऑप्टिमाइज ज्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है, और अगर आप क्लिपिंग मास्क सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू देंगे कि आपने मास्क पाथ जो क्रिएट करनी है वो कितने फासले पे क्रिएट हो। यहाँ पे 2 कॉपीज भी मैंने इसलिए ली थी कि नीचे वाले इस ऑप्शन पे मैं आपको क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगी। अब जब मेरा ये आर्टवर्क सिलेक्ट है तो आपको वो तमाम ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं जो इमेज को लेकर होते हैं। ये एक इम्बेड इमेज है, इमेज ट्रेस का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, मास्किंग, क्रॉप इमेज, वो तमाम ऑप्शन जो इमेज को लेकर शो होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें तमाम ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको इस खाली एरिया पे लाके आपको दिखाऊं तो आप देखें इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ और दोबारा Ctrl+Z करके इसको वापस वेक्टर शेप में ले आती हूँ। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर रास्टराइज पे आऊंगी और बाकी सेटिंग वही रहने देती हूँ और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके ओके करूंगी। ये दोबारा रास्टराइज हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊं तो आप देखें इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी
ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर रास्टराइज पे आऊंगी। रास्टराइज पे आकर अब मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूंगी। अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू ऐड नहीं करती तो जो मास्किंग पाथ ये क्रिएट करेगा वो बिल्कुल इसके साथ साथ क्रिएट करेगा, और अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देती हूँ तो जो वैल्यू मैं दूंगी ये उतने फासले पे मास्क पाथ क्रिएट करेगा। 50 वैल्यू इसको दे देती हूँ, ओके करूंगी। तो अब आप देखें ये इमेज मास्क हो चुकी है, इसके इर्द गिर्द मास्क पाथ आ चुकी है। जब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप देखें एडिट कंटेंट और एडिट क्लिपिंग पाथ का ऑप्शन शो हो रहा है, और अगर इस पाथ में मैं कोई कलर ऐड करूं तो वो कलर आपको यहाँ पे नजर आएगा। और अगर मैं स्ट्रोक यहाँ से नन करती हूँ तो पाथ तो यहाँ पे मौजूद होगी लेकिन स्ट्रोक नजर नहीं आएगी। उसके अलावा आप क्लिपिंग मास्क के तमाम ऑप्शन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन को हम डिटेल से पहले देख चुके हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप उसको देखकर क्लिपिंग मास्क के तमाम ऑप्शंस की डिटेल सीख सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं तो क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक का ऑप्शन हाइड है क्योंकि हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ। और अगर मैं इस वेक्टर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक पे आऊं तो आप देखें ये ऑप्शन यहाँ पे हाइड है। इस इमेज को सिलेक्ट कर लूंगी। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। तो यहाँ करंट साइज है, जो हमारे इमेज का साइज होगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। उसके बाद न्यू साइज है, तो डिफॉल्ट दोनों साइज इक्वल आ रहे होते हैं, और अगर आप इतना ही रहने देते हैं तो उतनी ही साइज में मोज़ेक आर्टवर्क आपके पास क्रिएट होगा। लेकिन अगर आप इस साइज को ज्यादा करते हैं तो आपका मोज़ेक आर्टवर्क बड़ा हो जाएगा, और अगर आप इसको छोटा करते हैं तो आपका मोज़ेक आर्टवर्क आपके ओरिजिनल आर्टवर्क से छोटा हो जाएगा। उसके बाद टाइल स्पेसिंग है। अगर आप अपनी टाइल के दरमियान स्पेस रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे। अगर आप इनके दरमियान स्पेस नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पे 0 रहने दें। उसके बाद टाइल नंबर है, तो इसकी विड्थ 10 है और हाइट भी 10 है कि विड्थ में भी आपके पास 10 टाइल आएंगी और हाइट में भी आपके पास 10 टाइल आएंगी। तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट ज्यादा कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसकी विड्थ 700 कर दूंगी, हाइट भी मैं 700 पिक्सल कर देती हूँ। और इसके बाद फिलहाल टाइल का नंबर 10 ही है और टाइल स्पेसिंग 0 है। इन नीचे वाले ऑप्शन को मैं बाद में आपको बताती हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे साइज चेंज कर रही हूँ और कुछ भी चेंजिंग नहीं की, और मैं यहाँ से ओके करूंगी तो आप देखें इस तरह से 10 बाय 10 के बॉक्सेस में ये इमेज मेरे पास आई है। और मैं अगर इसको उठाकर दिखाऊं तो ओरिजिनल इमेज मेरे पास नीचे है, क्योंकि मैंने इसके साइज को ज्यादा किया था, तो जितना ज्यादा किया था उतना साइज बड़ा होकर मोज़ेक आर्टवर्क मेरे पास आया है। क्योंकि हमने जस्ट 10 बॉक्सेस रखे हैं तो हमारी इमेज वाजिया नजर नहीं आ रही, जस्ट कलर बॉक्सेस लग रहे हैं। अगर आप बॉक्सेस की तादाद ज्यादा रखेंगे तो आपका आर्टवर्क वाजिया होकर आपके सामने आएगा। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक पे दोबारा क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो करंट साइज है मैं वही रहने दूंगी। अब मैं साइज चेंज नहीं कर रही। और अगर मैं टाइल के दरमियान स्पेस देना चाहूँ तो मैं यहाँ टाइल स्पेसिंग सिलेक्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पर 5 पिक्सल टाइल स्पेसिंग सिलेक्ट कर लेती हूँ, और टाइल स्पेसिंग सिलेक्ट करने के बाद बकाया सेटिंग मेरी वही है और मैं यहाँ से ओके करूंगी। तो अब आप देखें इन टाइल के दरमियान स्पेस आ रही है। मैं इसको उठा के आपको दिखाऊं तो इसके दरमियान में आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है। ये व्हाइट कलर बैकग्राउंड का कलर है, इनके पीछे कोई कलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो आपको पीछे से ग्रे नजर आ रहा है, और अगर मैं इस इमेज पे रखती हूँ तो नीचे से आपको आपकी ओरिजिनल इमेज नजर आ रही होती है। इस तरह से अगर आप अपनी टाइल के दरमियान स्पेसिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये जो मोज़ेक मेरे पास क्रिएट हुआ है इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक पे आऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जितने पिक्सल की इसकी विड्थ होती है और हाइट होती है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। और अगर हम यहाँ से रास्टराइज यूजिंग परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू इसकी 100% हो जाती है, जो न्यू साइज है। तो अगर हम इस साइज को 100% से अबव करते हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाता है, और अगर हम 100% से छोटा करते हैं तो इसका साइज छोटा हो जाता है।
उसके बाद कॉन्सेंट्रेट रेशो है, तो ये टाइल के नंबर्स का रेशो है। अगर मैं यहाँ से विथ सिलेक्ट करूं और विथ सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से विथ को 12 कर दूं और 12 करने के बाद यहाँ से विथ सिलेक्ट है तो मैं यूज्ड रेशो पे क्लिक करूं तो आप देखें हाइट का रेशो भी 12 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे हाइट सिलेक्ट करती हूँ और हाइट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से विथ चेंज कर देती हूँ, अब मेरी विथ यहाँ पे 10 है और मैं यूज्ड रेशो पे क्लिक करूं तो जो हाइट का रेशो होगा वो वहां पे आ जाएगा। यानी कि यूज्ड रेशो का ऑप्शन हम यहाँ से यूज करेंगे और यहाँ से अगर हाइट सिलेक्ट है तो जो हाइट में हमारी वैल्यू होगी विथ में वही आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से विथ सिलेक्ट करेंगे और यूज्ड रेशो पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी विथ की वैल्यू होगी वही हाइट में आ जाएगी। तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से रिजल्ट आपको कलर चाहिए या ग्रे, अगर आप ग्रे सिलेक्ट करते हैं तो आपका मोज़ेक आर्टवर्क ग्रे कलर में क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ से ग्रे सिलेक्ट करूं, ओके करूं, तो आप देखें ये ग्रे स्केल में मेरे पास मोज़ेक आर्टवर्क बन के आया है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक पे क्लिक करूंगी। अब अगर मैंने अपने आर्टवर्क का अच्छा रिजल्ट लेना है तो मैं यहाँ पे टाइल्स की तादाद ज्यादा रखूंगी। मैं टाइल्स की तादाद 120 रख लूंगी। विथ सिलेक्ट करके यूज्ड रेशो पे क्लिक करूंगी तो यहाँ हाइट में 123 खुद ब खुद आ गया है। क्योंकि इसका रेशो बिल्कुल स्क्वायर नहीं है तो विथ में 123 रेशो के अकॉर्डिंग हाइट ये इक्वल होगी तो हमारे पिक्सल स्क्वायर आएंगे। और यहाँ से कलर सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं डिलीट रास्टर पे क्लिक करूं तो मेरी ओरिजिनल इमेज डिलीट हो जाती है। फिलहाल मैं डिलीट नहीं करूंगी, बाद में आपको करके दिखाती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। अब इफेक्ट अप्लाई होने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने टाइल की तादाद ज्यादा कर दी है। लोडिंग होगी कुछ देर और उसके बाद मोज़ेक आर्टवर्क आपके सामने क्रिएट होगा। तो अब आप देखें ये मोज़ेक आर्टवर्क कुछ इस तरह से हमारे पास क्रिएट होके आया है। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो अब आप देखें ये आर्टवर्क काफी हद तक हमें क्लियर नजर आ रहा है। मैं फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। इस तरह से आप टाइल की तादाद कम ज्यादा करके देख सकते हैं कि कहाँ आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद मैं इस शार्क की इमेज को ले लेती हूँ और अब आप देखें अगर मैं इसको उठाकर इधर साइड पे करके आपको दिखाऊं तो ओरिजिनल इमेज मेरी नीचे मौजूद है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर क्रिएट ऑब्जेक्ट मोज़ेक पे क्लिक करूंगी। 90 सिलेक्ट कर लेती हूँ विथ में। यहाँ से विथ सिलेक्ट करके यूज्ड रेशो पे क्लिक करूंगी तो इसने विथ और हाइट का जो रेशो इस इमेज का है उसके मुताबिक हाइट में इसका रेशो 36 बन रहा है तो उसने उस रेशो को खुद ब खुद सेट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से डिलीट रास्टर पे अगर क्लिक करती हूँ तो मेरी ये पीछे वाली इमेज डिलीट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे चेक नहीं लगाती तो पीछे वाली इमेज डिलीट नहीं होती। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। तब आप देखें ये मेरा मोज़ेक आर्टवर्क कुछ इस तरह से क्रिएट होके आया है। और अगर मैं इसको उठाकर आपको दिखाऊं तो इसके पीछे ओरिजिनल इमेज मौजूद नहीं है। अगर हम डिलीट रास्टर पे चेक लगा देते हैं तो ओरिजिनल इमेज हमारी डिलीट हो जाती है। उसके बाद हम मेक पिक्सल परफेक्ट के ऑप्शन को देखेंगे तो उसके लिए मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे आकर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगी। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से पिक्सल परव्यू पे क्लिक करूंगी। हमारी पिक्सल का परव्यू हमें 600% या उससे अबव जूम करने पर नजर आता है, उससे कम जूम करने पे नजर नहीं आता। और मैं यहाँ से इसको 3200% जूम कर लेती हूँ। मैं जूम लेवल को मजीद थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ। अब आप देखें ये बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पिक्सल हैं। हमारे पिक्सल बिल्कुल स्क्वायर होते हैं। लेकिन अगर हमारा आर्टवर्क कुछ इस तरह से है कि बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, उसका प्रोपोर्शन आउट है, तो कुछ पिक्सल स्क्वायर नहीं रहते, तो उसको क्लियर करने के लिए हम मेक पिक्सल परफेक्ट का ऑप्शन यूज करते हैं। मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो स्नैप टू पिक्सल का ऑप्शन है। अगर तो आपका स्नैप टू पिक्सल का ऑप्शन ऑन होता है और जब नया ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करेंगे तो वो पिक्सल टू पिक्सल प्रोपोर्शनली ही ड्रॉ होगा। अगर ये ऑप्शन ऑन नहीं है तो पिक्सल का प्रोपोर्शन आउट हो सकता है। तो मैं स्नैप टू पिक्सल पे क्लिक कर दूं और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगी।
तो अब आप देखें अगर मैं इसका प्रोपोर्शन आउट करने की भी कोशिश कर रही हूँ तो नहीं हो रहा, या तो ये 2 बॉक्सेस के अकॉर्डिंग हो जाता है या तो 3 बॉक्सेस के अकॉर्डिंग हो जाता है। मैं इसका कलर चेंज करके रेड कर देती हूँ। अब आप देखें ये बिल्कुल इन पिक्सल के अकॉर्डिंग ड्रॉ हुआ है और इसकी सिलेक्शन भी इन पिक्सल के अकॉर्डिंग है। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से स्नैप टू पिक्सल पे से चेक हटा दूंगी और उसके बाद दोबारा रेक्टेंगल लूंगी। अब रेक्टेंगल लेकर मैं ऊपर वाले बॉक्सेस में हाफ बॉक्सेस पे ड्रॉ करूंगी और नीचे वाले बॉक्सेस को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब अगर मैं छोड़ूं तो कलर तो उतने बॉक्सेस में आया है, लेकिन यहाँ मेरी सिलेक्शन यहाँ पे नीचे है। अब ये पिक्सल वाइज परफेक्ट नहीं है, पिक्सल बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, पिक्सल के स्क्वायर होने का प्रोपोर्शन आउट है। अब मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से मेक पिक्सल परफेक्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें उसने इसको इन पिक्सल के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोपोर्शनली सेट कर दिया। ये तो मैंने आपको ऑप्शन समझाया है, लेकिन हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं। तो मैं अपने पेज को नॉर्मल कर लेती हूँ, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेकर अगर स्क्वायर शेप ड्रॉ करूँ और शिफ्ट प्रेस कर दूं तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शन में ड्रॉ होगी और जो डेसिमल वैल्यू आ रही होती हैं वो भी सेम ही आएंगी। अगर मैं इनको छोड़ दूं तो आप देखें 273 डेसिमल वैल्यू यहाँ पे और 273 डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे आ रही होती हैं। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस किए बगैर अपने इमेज को ड्रॉ करते हैं या शिफ्ट प्रेस किए बगैर उसको रीसाइज करते हैं तो प्रोपोर्शन आउट हो जाता है और प्रोपोर्शन आउट होने से हमारे पिक्सल स्क्वायर नहीं रहते, उनमें चेंजिंग आ जाती है। और उसका आइडिया आप यहाँ से डेसिमल वैल्यू की चेंजिंग से भी ले सकते हैं कि दोनों तरफ की डेसिमल वैल्यूज आपको चेंज नजर आएंगी। मैं यहाँ पे कोई कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको रीसाइज करूंगी। अब मैंने इसको रिसाइज कर लिया है और यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी चेंज आ रही हैं। इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। आउटलाइन नन करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, फाइल मेन्यू में आकर एक्सपोर्ट फॉर वेब ऑप्शन पे आऊंगी। अब मैं यहाँ पे आऊं और इसको जूम करके अगर आपको दिखाती हूँ मैं, तो आप देखें यहाँ साइड से तो ये आपको इक्वल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे आपको कुछ पिक्सल्स नजर आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे पिक्सल का प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, ये पिक्सल बिल्कुल स्क्वायर नहीं है। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और कैंसिल करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से मेक पिक्सल परफेक्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ से डेसिमल वैल्यूज भी खत्म हो जाएंगी। मैं यहाँ से मेक पिक्सल परफेक्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ से डेसिमल वैल्यूज खत्म हो गई हैं और हमारे पिक्सल का प्रोपोर्शन इक्वल हो गया है। हमारी शेप का प्रोपोर्शन इक्वल नहीं होता क्योंकि अगर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो उसकी विड्थ और हाइट में फर्क होगा, लेकिन जब हम उस विड्थ और हाइट को अगर रास्टराइज करते हैं और उसमें जो पिक्सल यूज होंगे वो बिल्कुल स्क्वायर हो जाएंगे। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, फाइल मेन्यू में आकर दोबारा एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आकर सेव फॉर वेब पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से जूम टूल लेकर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें नीचे से इसका एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुका है। वो जो एक्स्ट्रा पिक्सल हमें नजर आ रहे थे, जो इसका प्रोपोर्शन आउट हुआ था, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। इस तरह से अगर आपके इमेज में पिक्सल बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, उनका प्रोपोर्शन आउट है, तो आप मेक पिक्सल परफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके उनको परफेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली जब हमने वेबसाइट वगैरह पे इंस्टॉल करने के लिए कोई आर्ट वर्क क्रिएट करना होता है तो उसके पिक्सल को परफेक्ट रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस बॉक्स में हम उसको इंस्टॉल करेंगे उस इमेज को या उस आर्ट वर्क को, अगर उसका प्रोपोर्शन आउट होगा तो वो उसमें अच्छे से सेट नहीं आएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।